सर। यस प्लीज डू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। आप मिस्टर राहुल हैं? जी सर। मैं देख पा रहा हूँ कि आप मूलतः इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश। जी सर। और आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वह मध्य प्रदेश से ही हुई है। जी सर। आपने बी किया है IIT देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। जी सर। दैट वाज इन ईयर 2014। 2014 में बी करने के बाद से आप क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट से मैंने 1 साल एक्सेंचर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी की। और सर 2015 में नौकरी छोड़ने के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एक्सचेंचर का मतलब है ये तो मास रिक्रूटमेंट रहा होगा, BPO किस्म का काम होगा। सर एक्सेंचर सॉफ्टवेयर सर्विसेज में डील करती है सर, बीपीओ नहीं है। और इसका डिजिटल मार्केटिंग और दूसरे सर्विसेज में भी प्रोवाइड करता है, और डेवलपमेंट। और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी? सर मेरा जो प्रोजेक्ट था उसमें डेवलपमेंट का रोल मेरा था, बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रोल था। कौन सा मॉड्यूल था आपके पास? सर एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर था जिसका बैकएंड का मॉड्यूल हमारे प्रोजेक्ट को मिला था। ओके। जी सर। और कोडिंग आपने की थी? सर जो मॉड्यूल्स थे उनको सब डिवाइड किया जाता था, और जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स थे उनको हम लोग डेवलप करते थे। कुछ सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, उनके थ्रू हम लोग उन मॉड्यूल्स को डेवलप किया करते थे। ओके। तो किस लैंग्वेज में मेनली था वो? सर उसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी थी, ओरेकल सर्विस बस, उसको यूज़ करते थे। मुझे बताइए, ये जो ओरेकल है इसका डिज़ाइन अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये बाकी सिमिलर प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है? सर इसकी सर ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, सॉरी अरे सर। आपने तो ओरेकल पे काम किया है। जी सर। उम्मीद कर रहा था कि चर्चा कर पाएंगे आप। कोई बात नहीं। आप ने भूगोल विषय के साथ ये परीक्षा दी है। जी सर। ऐसा आपने क्यों किया? आपने विज्ञान के विषयों के साथ ये विश्वासघात क्यों किया? सर इसमें यूपीएससी के जो ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऑप्शनल नहीं है। और ज्योग्राफी का सर जो सिलेबस है उसका मेंस के सिलेबस के साथ सर काफ़ी ओवरलैप है, इसलिए मैंने भूगोल का चयन किया था। ओके। और भूगोल पर तो आपसे चर्चा होगी, पर मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश से आप आ रहे हैं। जी सर। मध्य प्रदेश में हाल में सरकार बदली है, और माना जाता है कि सरकार बदलने की प्रमुख वजह यह है कि एक तो यूथ डिस्ट्रेस है, युवाओं में असंतोष है, खासतौर से वहाँ पर किसानों में असंतोष। जी सर। ये किसानों में असंतोष क्यों है? उसकी मुख्य वजहें क्या हैं? सर जो किसानों का जो मुख्य कारण है असंतोष होने का, उसका मुख्य कारण है कि सर मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है, लेकिन इस समय जो उनको जो सही कीमतें हैं उनके प्रोडक्शन की, उनकी फसलों की, वो नहीं मिल पा रही हैं। इस वजह से उनमें आक्रोश बढ़ रहा है, और जो प्याज है या जो दूसरे भी फसलें हैं उनकी सही दाम उन किसानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस वजह से सर प्रॉब्लम हो रही है। राहुल, आप जैन समुदाय से आते हैं। जी सर। मुझे बताइए कि जैन समुदाय काफ़ी संयमित जीवन जीने की मांग करता है। यह धर्मी लगभग सभी अनुयायियों से ये मांग करता है। लेकिन जिस किस्म के नौकरी में आप जाना चाहते हैं वहाँ शायद उसके नियमों का पालन हमेशा संभव ना हो पाए। मसलन मान लीजिए आप किसी जगह पर DM बनते हैं और आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि चमड़ा उद्योग या मांस उद्योग के लिए काम कीजिए और उसको बढ़ावा दीजिए। ये आपके मूल्यों के विपरीत जाने वाली बात है। आप ऐसी स्थिति में करेंगे क्या? सर इसके बारे में मैंने इस नौकरी में आने से पहले सोचा था कि ऐसे कुछ विभाग होते हैं जिसमें इन विभागों में आपको कार्य करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सर जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, पर्सनल ड्यूटीज़ और प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को उनको अलग रहकर हम अपने हमारे जीवन में उनको सीमित करने की कोशिश करें, और जो हमारी ड्यूटीज़ दी गई हैं हमें उनको बढ़ावा देने के तो लिए। एक अजीब किस्म की ड्युअलिटी हो जाएगी कि आप जिस समय DM के दफ्तर में हैं तब आप सब लोगों से कह रहे हैं कि मांस खाइए, मांस का उत्पादन बढ़ाइए, मांस का को एक्सपोर्ट कीजिए, और फिर जब आप घर जा रहे हैं तो अपने बच्चे से कह रहे हैं कि मांस खाना बुरी बात है, मांस मत खाइए। आप इस तरह की ड्युअलिटी के साथ कैसे जी सकते हैं? सर जहाँ तक अपने फैमिली की बात है, जो मेरी वैल्यूज़ हैं मैं उसको अपने फैमिली में बच्चों में इनकलकेट करने की कोशिश करूँगा, और उनको पूरी स्वतंत्रता दूंगा कि वो भी अपनी चॉइस को, जो उनके पास अवेलेबल है, उसको एक चॉइस उनको मिले। उनका अगर लगता है कि नॉन वायलेंस, अगर मेरा मानना है कि जैन धर्म जो मूल्य सिखाता है मैं उनकी जानकारी उनको दूंगा, और फिर उनको स्वतंत्रता दूंगा कि वो किस
जिस तरह से भी अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, उनको सबको स्वतंत्रता है अपने जीवन को जीने की। ठीक है राहुल, थैंक यू। राहुल, 23 मार्च के 4 ऐतिहासिक महत्व बताइए। सर मुझे एक याद है। बताइए। सर भगत सिंह जी का शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, दूसरा कोई बताइए। सर और याद नहीं आ रहा अभी। अरे आप पैदा हुए, ये कोई कम ऐतिहासिक दिन है? आप 23 मार्च को ही तो जन्म ले रहे हैं ना? जी सर। ये आपका बर्थडे है? जी गर्व से कहिए मैं पैदा हुआ। जी सर। लोहिया भी इत्तेफाक से 23 मार्च को पैदा हुए थे। लोहियावाद क्या है, आपको पता है? सर अच्छे से नहीं पता मुझे लोहिया। अच्छा, भगत सिंह किस राजनीतिक दर्शन के समर्थक थे? सर सोशलिज्म से उनका, सोशलिज्म को ज़्यादा फॉलो करते थे। क्या वो धर्म को मानते थे या नास्तिक थे? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है। एनपीए के प्रबंधन में एक मुहावरे का या एक टर्म का इस्तेमाल होता है, हेयर कट। ये हेयर कट क्या है? सर जो बैंक्स होती हैं उनका जो एनपीए, जो इन कंपनी उसका एनपीए हो जाता है, उनकी रिकवरी की जब संभावना ना के बराबर होती है तो उसको हेयर कट की तरह बोलते हैं कि अगर उसकी संभावना ना के बराबर है तो उसको लॉस में ही गिन लिया जाता है, उसको हेयर कट कहा जाता है। क्या एक तरह की ऋण माफी है ये? सर क्योंकि जिस व्यक्ति को लोन दिया गया है उससे रिकवरी की कोई संभावना नहीं है तो उसको ऋण माफी कहा जा सकता है। सर कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, सीडीआर में क्या क्या चीज़ें शामिल रहती हैं? सर पहले तो उसमें हम देखते हैं कि अगर उसको लोन को रिस्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं तो बैंक्स कोशिश करती हैं कि उसको लोन को रिस्ट्रक्चर करके उस कंपनी को पुनर्जीवित किया जाए। और उसके अलावा सर रीपेमेंट शेड्यूल बढ़ा दिया जाता है। जी सर। एक ये हो गया, और क्या होता है इसमें? और सर और उसका कैपिटलाइजेशन भी बढ़ाया जा सकता है कि अगर उसकी कुछ हो सकता है कि उस समय उस कंपनी की कुछ बाहरी कारणों के कारण उस कंपनी का लॉस बढ़ गया हो तो इस समय हो सकता है कि उसमें रिकवरी होने की संभावना हो तो उसमें कैपिटलाइजेशन भी, हम रिकैपिटलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर अपनी मेहनत के बल पर या कार्यकुशलता के बल पर वो लागत से ज़्यादा कीमत वसूल ले रहे हैं तो वो लाभ नॉर्मल है, सामान्य लाभ है। लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से कुछ प्रयास नहीं किया, बस माहौल कुछ इस तरह का बना कि उसके लाभ बढ़ गए। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस तेल के कारोबार में अचानक विश्व में तेल के दाम बढ़ गए और उसके पास पहले से रॉ मटेरियल के स्टॉक था, तो अब वो ऊंचे भाव पर तेल बेचेगा, उसे इस अंतर्राष्ट्रीय माहौल में बदलाव के चलते एक्स्ट्रा लाभ मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा लाभ को क्या कहते हैं जो परिस्थिति जन्य होता है? सर प्रॉफिटियरिंग कह सकते हैं। जैसे जीएसटी में अभी प्रॉफिटियरिंग, जीएसटी के कम होने से कुछ वस्तुओं का मूल्य कम हो गया था लेकिन कंपनी उसको उसी मूल्य पे बेच रही थी तो उसके लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी भी हमने बनाई थी। तो सर इंग्लिश नहीं, उसको विंडफॉल प्रॉफिट कहते हैं। जी। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? सर जैसे कोई भी प्रॉपर्टी हम बेचते हैं तो उससे जो हमको प्रॉफिट होता है, कैपिटल में गेन्स होता है, अगर हम उसको कुछ समय में हम दूसरी कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो सरकार उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगाती है शेयर्स में और बाकी। क्या भारत में विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स भी लगता है? सर इसके बारे में सर मुझे जानकारी है। एंजल टैक्स के बारे में सुना है? जी सर। क्या होता है ये? सर जो स्टार्टअप्स होते हैं उनमें जो एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो अभी भारत सरकार का जो नियम था कि एक लिमिट के बाद अगर किसी स्टार्टअप पे आप टैक्स अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर एंजल टैक्स लगाया जा रहा था। अच्छा, एक टैक्स इंटरनेशनल फ्लो फंड पे लगाने का प्रपोजल है। बाहर का पैसा आया तो टैक्स लगा ले और बाहर का पैसा जब फिर बाहर जा रहा हो तो टैक्स लगा दे। क्या कहते हैं इस इंटरनेशनल फ्लो फंड पर लगे हुए टैक्स को? सर डबल टैक्स अवॉइडेंस की बात कर रहे हैं हम? नहीं, एक टैक्स है, खास नाम से उसको बोला जाता है। सॉरी सर। अच्छा ठीक है। आपने व्यापार के सापेक्षिक लाभ का सिद्धांत कहीं सुना है या पढ़ा है? कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी ऑफ ट्रेड। सॉरी सर। अच्छा, भूगोल में शायद पढ़ना है आपको रिकार्डो का सिद्धांत। जी सर। भूगोल विषय में रिकार्डो का सिद्धांत पढ़ना है। रिकार्डो को भूगोल में हम किस बात के लिए याद करते हैं? सर मैंने रिकार्डो के बारे में नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है। रेंट थियरी भी नहीं पढ़ा है? सर रेंट थ्योरी पढ़ा है। किसने दिया था? सर वॉन थ्यूनेन ने लोकेशनल रेंट थ्योरी का। अच्छा ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया क्या होता है? क्या ये ग्रोथ सेंटर होता है या ग्रोथ पोल होता है? सर इन दोनों ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया ग्रोथ पोल अवश्य होता है सर। जैसे कि सर कनॉट प्लेस है। नोएडा का फुल फॉर्म बता सकेंगे? सॉरी सर।
ठीक। ओके राहुल, ये जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, इसमें आधारभूत अंतर क्या है भौगोलिक दृष्टिकोण से? वेस्टर्न घाट्स की सर हाइट ईस्टर्न घाट्स से काफ़ी ज़्यादा है और वेस्टर्न घाट सर काफ़ी कंटिन्यूस है ईस्टर्न घाट्स की अपेक्षा। और जो वेस्टर्न घाट्स की सर नदियाँ हैं काफ़ी स्विफ्ट हैं, ईस्टर्न घाट्स की नदियाँ थोड़ी सी स्लो हैं वेस्टर्न घाट्स की नदियों की कंपैरिजन। इसलिए ईस्टर्न घाट्स में सर हमको डेल्टास भी देखने को मिलते हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स में नहीं मिलते हैं। बंदरगाह किस पे है? सर वेस्टर्न घाट्स पे ज़्यादा है। वेस्टर्न घाट पे ज़्यादा Yes, sir. बंदरगाह? जी सर। और ईस्टर्न घाट के फ्रेगमेंटाइज होने के कारण क्या है? आपने कहा ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है, जी सर। तो फ्रेगमेंटाइज है, यस सर। क्या कारण है? सर जो नदियाँ हैं जो वहाँ पे ईस्टर्न घाट्स की नदियाँ हैं काफ़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो उनके थ्रू जो इरोजन होता है उसके कारण भी ईस्टर्न घाट्स काफ़ी डेन्यूडेड हो गया है। ठीक है। और सर साइक्लोन्स भी ईस्टर्न घाट्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं वेस्टर्न घाट्स के कंपेरिजन। अमरनाथ की गुफा जानते हैं? जी सर। वहाँ पे जो एक शिवलिंग बनती है, एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे? क्या ये कोई दैवी घटना है या ये एक भौगोलिक क्रिया है या साइंटिफिक क्रिया है? सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कि वो शिवलिंग क्यों बनता है। वहाँ पे टेम्परेचर कम भी है, वहाँ पे जो अमरनाथ की गुफा है, तो उसकी वजह से भी शिवलिंग का निर्माण हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कोई बात नहीं। ये प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ को विषुवतीय वर्षावन क्यों कहते हैं? कहते हैं कि ये समंदर का विषुवतीय वर्षावन है, क्या रीजन है? सर कोरल रीफ में जो रेन फॉरेस्ट में हमको बायोडाइवर्सिटी मिलती है काफ़ी ज़्यादा, कोरल रीफ में भी उसी हद तक हमको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिशेज हैं, प्लांट्स हैं। कोरल रीफ में प्रोड्यूसर कौन है, उत्पादक कौन है? सर अलगी भी एक बहुत बड़ा उत्पादक है और अलगी सबसे मेन उत्पादक है इसमें। ठीक है। ग्रीन कंप्यूटिंग क्या है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? ग्रीन कंप्यूटिंग? सर ग्रीन कंप्यूटिंग एग्जैक्टली नहीं है लेकिन मुझे पता, लेकिन मैं गैस करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। सर जैसे क्योंकि जो हम डेटा सेव करते हैं सर्वर्स पे, उनमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है, तो उसमें हम कैसे उस इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, उसको हम ग्रीन कंप्यूटिंग कह सकते हैं। जैसे कि कुछ अमेज़न और दूसरी कंपनियां हैं जिनके डेटा सर्वर्स को उन्होंने अभी समुद्र के नीचे सेव करने की कोशिश की थी, जिससे कि उनकी एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाए। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर एक प्रयोग है। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग तो सुना ही होगा आपने? जी सर। एक नया टर्म भी आ रहा है इसी के साथ, फॉग कंप्यूटिंग, FOG, फॉग। तो ये क्लाउड और फॉग में क्या अंतर है? फॉग कंप्यूटिंग के बारे में नहीं सुना मैंने। नहीं सुना, कोई बात नहीं। मेघराज तो सुना होगा? जी सर। क्या है मेघराज? सर मेघराज हमारे इंडिया का जो क्लाउड है, क्लाउड जो गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसमें हमारे डिजी लॉकर और इन सब सर्विसेज को हम प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट के थ्रू मेघराज में। ओके। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जानते हैं? जी सर। बताइए। सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जब हमारे रोज़ाना में जितने भी हम डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस है, चाहे हम कार भी यूज़ कर रहे हैं, उन सब को आपस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा इंटरनेट, और जो डेटा उससे उत्पाद होगा उसके थ्रू हमारी जो लाइफ को इम्पैक्ट करेगा उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जा रहा है। ओके। बैडमिंटन खेलते हैं आप? जी सर। इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन का प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन है अभी? सॉरी सर, इसके बारे में जाने। अच्छा, नहीं पता। ठीक है। राहुल, यस मैम। स्वदेश दर्शन स्कीम मालूम है आपको? यस। क्या ये मध्य प्रदेश में है? इसका हिस्सा है स्कीम का? यस मैम। कोई सर्किट याद है जो मध्य प्रदेश में जाता हो इस स्कीम का? कोई नहीं। मेगा रीजनल्स पता है आपको क्या होते हैं? मेगा रीजन्स? हाँ जी, मेगा रीजनल जैसे ऑर्गेनाइजेशन है कि TPP की बात होती थी या ASEAN की बात होती है, तो आज की डेट में क्या ऐसा देखा जा रहा है कि इनकी तरफ ऐसे समूह बनाने की ज़्यादा बनने शुरू हो गए हैं, और उनकी क्या वजह है? मैम इसकी एक वजह है कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, जैसे RCEP का जो साउथ एशिया में और पैसिफिक में एडवांटेज है, और लाइक माइंडेडनेस जो कंट्रीज़ की है, जैसे कि इंडिया की आसपास की जो बिम्स्टेक, उन कंट्रीज़ के साथ लाइक माइंडेडनेस है, और एक कल्चरल एडवांटेज है। इस वजह से क्योंकि बड़े समूह में डिसीजन मेकिंग में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और कंसेंसस नहीं बन पाता है, तो जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं उनका वर्चस्व भी बढ़ रहा है कुछ।
अच्छा, क्या ये यही दिखाता है कि जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं? तो WTO में भी रिफॉर्म की बात होती है, जिसमें किन चीज़ों में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है? मैम जो WTO में सबसे बड़ी समस्या है, डेवलप नेशंस और डेवलपिंग नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स डिफ़र करते हैं। उस वजह से काफ़ी समय कंसेंसस नहीं बन पाता है, और जो उन सब्सिडीज़ हैं, जैसे जो ग्रीन बॉक्स है, अम्बर बॉक्स सब्सिडी हैं, उसमें डेवलपिंग नेशंस के कंसर्न्स फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं। जैसे कि जो डेफिनेशन है सब्सिडीज़ की, हम 1986 के बेंचमार्क से लेते हैं। उस बेंचमार्क को डेवलपिंग नेशन चाहते हैं कि इसको कम किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि उससे उनका जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। और डेवलप नेशंस के कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे IPR और लेबर रिफॉर्म्स, उनको लेकर डेवलपिंग नेशंस अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उससे डेवलप्ड नेशंस का वर्चस्व ट्रेड में काफ़ी बढ़ जाएगा। तो सर मैम इसलिए थोड़े डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। ठीक है, हाल ही में कतर ने OPEC को छोड़ा है। मैम कतर की सबसे बड़ी वजह है कि उसका जो रुझान है अब नेचुरल गैस पे ज़्यादा है, और OPEC जो है पेट्रोलियम को कंट्रोल करता है, तो कतर इसलिए उससे अलग होना चाहता था। ठीक है, भारत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अब काफ़ी ठीक परफॉर्म कर रहा है, Yes. पर कुछ अभी भी ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे एरियाज़ बता सकते हैं जहाँ पे हम अभी भी पीछे रह रहे हैं? मैम स्टार्टिंग का बिजनेस में अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। लाइसेंसेस गिविंग, इन्वायरमेंटल लाइसेंसेस, इनमें हम पीछे हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के निवारण के लिए, उसके डिस्प्यूट्स के निवारण के लिए जुडिशरी में हमको काफ़ी रिफॉर्म्स करने हैं, उसमें काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी के बारे में पता है आपको, क्या है ये? यस मैम। बताइए। हम ब्लू इकोनॉमी के काफ़ी सारे बहुत डाइवर्सिफाइड है। इसमें हम फिशरीज़ को भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो इंडियन ओशन में मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी से हम किस चीज़, ब्लू इकोनॉमी, हम क्लाइमेट चेंज से जो फिशरीज़ हैं और फिशेज़ हैं, उनके प्रजनन पे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जो कोरल्स हैं, कोरल्स का क्लाइमेट चेंज पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और कोरल ब्लीचिंग भी हमको देखने को मिल रही है काफ़ी सारी जगह। ठीक है, अगर भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया जाता है तो उसको देते समय क्या सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट फेस करेगी? मैम इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, जो जितनी भी स्कीम्स हैं हमारी, लगभग जो इकोनॉमिक सर्वे में इसका डिस्कशन था कि 965 स्कीम, सोशल सेक्टर स्कीम्स ऐसी चलती हैं जिनको हमको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। उसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अगर हमको पूरी तरह से लाना है तो इन स्कीम्स को हटा के हमको यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाना है, तो हमको इन स्कीम्स को हटाना पड़ेगा, जो कि हमारे सोशल सेक्टर के लिए अच्छा नहीं होगा, मुझे लगता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसी 3 मूवीज़ बताइए जिसके अंदर मेन हीरो का नाम राहुल था। शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है में उसका नाम राहुल था, और एक राहुल करके पिक्चर आई थी जिसमें एक बच्चा था, उसका नाम राहुल था, और मैम याद नहीं आ रहा है। ठीक, राहुल, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। यस मुझे ये बताइए कि कावेरी क्रेटर क्या है? सर, सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी। अच्छा, मेगास्कोपिक स्टडीज़ क्या होती हैं? सॉरी सर। ठीक है, ये बताइए कि बुरहानपुर गैप का क्या सिग्निफिकेंस है? सॉरी सर। बुरहानपुर कहाँ है? बुरहानपुर सर मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, ये बताइए कि मध्य प्रदेश के कौन से फेमस GI टैग्स हैं? सर इंदौर का ही लॉन्ग सेव को भी GI टैग मिला है। उसके अलावा सर माहेश्वरी साड़ियों को भी GI टैग है, चंदेरी साड़ियों को GI टैग है, और कड़कनाथ जो चिकन है उसको भी GI टैग मिला है। ठीक है, ये बताइए कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर क्या है ये? सर ये जापान और इंडिया का जो साझा करके अफ्रीका में हम लोग एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भी अभी ये इनिशियल स्टेज में, अभी इसमें कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। इसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो हमारी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी जो IT ES सर्विसेज हैं। भारत और चाइना की अफ्रीका नीति में क्या मूल अंतर है? सर जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाइना के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन्हीं के लोग काम करते हैं और उन्हीं की कैपिटल यूज़ होती है, लेकिन इंडिया जो है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है और वहाँ के लोगों की कैपेबिलिटीज़ डेवलप करता है। जैसे अफ़गानिस्तान में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, पुलिस को, अफ़गानिस्तान के पुलिस पर्सनल्स को ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ डेवलप करते हैं ताकि वहाँ की एजुकेशन और हेल्थ
सेक्टर में हम डेवलपमेंट कर पाएँ। क्या आपको लगता है कि भारत को सैनिक भी भेजने चाहिए अफगानिस्तान जैसी जगह पे, क्योंकि वहाँ सैनिकों की आवश्यकता ज़्यादा है बजाय कि आप लाइब्रेरी बनाएं, यूनिवर्सिटीज़ बनाएं? सर अभी तक जो भारत की पॉलिसी रही है वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स, अगर यूएन चाहता है तो हम वहीं पे हमारी यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं। तो अभी तक जो हमारी नीति है उसमें तो क्या यही वजह है कि वहाँ अमेरिकन फोर्सेस हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की फोर्सेस हैं, बट यूएन पीस कीपिंग फोर्स नहीं है? सर इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। ठीक है। ये बताइए कि अनेकांतवाद जी सर। ये क्या है ये प्रिंसिपल? सर अनेकांतवाद जो प्रिंसिपल है उसका मूलतः मीनिंग यह है कि कोई भी चीज़ होती है उसको हमको कंटेक्चुअली देखना चाहिए और उसके हर कंटेक्स्ट में अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। ठीक है। ये बताइए कि मध्य प्रदेश से आप आते हैं और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि मध्य प्रदेश में जॉब्स जो हैं वो लोकल्स के लिए ही होनी चाहिए, बाहर से आने वालों का स्वागत नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं ऐसी बातों से? सर उन्होंने जो थ्रेशोल्ड बोला है 70% लोकल पॉपुलेशन को मिलना चाहिए। सर मुझे लगता है कि लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर में हम ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो एक स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका एक रोल होता है कि वहाँ के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। अगर ऐसा ये सारे स्टेट्स करना शुरू कर देंगे तो भारत के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। सर मुझे लगता है जो हाई स्किल्ड जॉब्स हैं उसी में लोग मेजरली पलायन करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स। तो अगर हम जो सेमी स्किल्ड या लो स्किल्ड जॉब्स उनको दें और जब तक स्किल हमारी डेवलप होती है। बहुत सारे स्टेट से डिस्ट्रेस माइग्रेशन है जहाँ लोगों के पास खाने पीने के लिए भी नहीं है, इसलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं। आपके इवन मध्य प्रदेश का भी जो बुंदेलखंड का रीजन है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस माइग्रेशन है। जी सर। तो ये कहना कितना सही है कि सिर्फ हाईली स्किल्ड लोग ही माइग्रेट करते हैं? सर इसीलिए कि जो गांव से लोग पलायन करते हैं, जो कम से कम उनको सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड जॉब्स मिलेगी तो हमारी माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो सकती है और कंपनीज़ को भी इसमें बेनिफिट मिलेगा कि अगर वहाँ के लोकल पीपल अगर काम करेंगे तो उनका एंथुजियाज़म बाहर के लोगों से ज़्यादा जुड़ाव होता है कंपनी से और इससे ये सब चीज़ें। राहुल जी सर। आपका डेफ मेंशन करता है कि आपके फादर बिजनेस करते हैं। जी सर। और आपकी मदर जो हैं वो घर में काम करती हैं, बट स्टिल योर मदर्स इनकम इज़ मोर देन योर फादर्स इनकम। ये चमत्कार कैसे? सर जो एसेट इनकम है मदर के नाम से वो थोड़ी ज़्यादा है ITR में, इसलिए मदर की इनकम ज़्यादा है इसमें। बट इफ़ शी वाज वर्किंग एट होम, हाउ शी बिल्ट द एसेट्स मोर देन योर फादर और एनीबॉडी एल्स इन द फैमिली? सर इसको टैक्स प्लानिंग के तौर पे हम देख सकते हैं कि कुछ एसेट्स हैं जिनमें अगर टैक्स प्लानिंग जो कि लीगल है और अगर उससे टैक्स। That's true, but your father is earning only 5 lakh rupees. How could he built a asset that can have an annual return of 6 lakh rupees? सर जो हमारा बिजनेस है वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो उसका जो एसेट है वो ट्रक है, तो ट्रक की एक इनकम होती है, पर्टिकुलर इनकम जो हमको दिखानी पड़ती है। तो मदर के नाम से कुछ व्हीकल्स जो हैं मदर के नाम से हैं, इसलिए वो एसेट इनकम मदर के नाम से सर ज़्यादा है। राहुल जी सर। tell me 3 situations where Rahul Jain can murder somebody, and don't cite self defense as one. आत्मरक्षा के अतिरिक्त ऐसी कौन सी 3 स्थितियां हो सकती हैं जिनमें कि राहुल जैन किसी की हत्या कर सकते हैं? सर अगर इंडिया में अगर ऐसा हो जाए कि अगर वॉर हो जाए किसी कंट्री के साथ और मुझे बॉर्डर पे अगर भेजा जाए, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी, तो अगर मुझे एनिमी के खिलाफ अगर मर्डर कर शत्रु की हत्या कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं नहीं सोच सकता कि मैं किसी का मर्डर कर सकता हूँ। यानी कि अगर आपको IPS में डाला जाएगा तब भी आप हत्या नहीं करेंगे? सर मैं कोशिश करूँगा कि इसको पैर पे गोली मारूँ ताकि ओके राहुल, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।